नमस्कार, बहुत स्वागत है आपका छत्तीसगढ़ राउंड अप में। मैं हूं आपके साथ ऋतु ज्ञानवानी। छत्तीसगढ़ में स्काई वॉक पर फिर से सियासत शुरू हो गई है। रायपुर में बीजेपी कार्यकर्ताओं को संबोधित करते हुए बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा ने प्रदेश के कांग्रेस सरकार पर जमकर निशाना साधा। स्काई वॉक को लेकर उन्होंने कहा कि मुझे पता चला है कि कांग्रेस सरकार ने इसका काम रोक दिया और इसको तोड़ने की बात हो रही है। खुद तो कांग्रेस के लोग स्काई राइड करें और आम लोगों के स्काई वॉक से दिक्कत है। ये सिर्फ एक ही परिवार की सेवा में लगे हैं। जेपी नड्डा के इस बयान पर सीएम भूपेश बघेल ने पलटवार किया। उन्होंने कहा कि नड्डा जी को चिंता करने की जरूरत नहीं है। 4.25 साल हो गए, ढहाना होता तो ढहा देते, लेकिन स्काई वॉक रमन सिंह और राजेश मूणत की कमीशन खोरी का स्मारक है, इसे नहीं गिराएंगे। जेपी नड्डा ने निशाना साधा है तो वहीं कांग्रेस की तरफ से भी पलटवार हुआ है। स्काई वॉक को लेकर एक बार फिर से सियासत हो रही है। ये स्काई वॉक बोले ये हमारे टाइम में बन रहा था, आजकल इसका काम रोक दिया गया है और इसको तोड़ने का भी निर्देश देने की बात हो गई। मैं ठीक बोल रहा हूं रमन सिंह जी? मैं ठीक बोल रहा हूं? अब आप बताइए, ऐसे लोगों को सरकार में रहने देना है क्या? ऐसे लोगों को रहने देना है क्या जो खुद तो स्काई डाइव करे, स्काई राइज करे और दूसरों को स्काई वॉक से भी रोके? ये कैसे लोग हैं? ये विकास विरोधी लोग हैं। ये नहीं चाहते कि समाज आगे बढ़े, ये चाहते हैं कि इनका घर भरे। ये चाहते हैं कि ये कांग्रेस पार्टी का एटीएम बन करके गरीब छत्तीसगढ़ की जनता को लूट करके कांग्रेस पार्टी का खजाना भरे। आज आए और उन्होंने महंगाई बेरोजगारी पे कुछ नहीं बोला। पेट्रोल, गैस, डीजल, इस पे कुछ नहीं, लेकिन स्काई वॉक के बारे में जरूर उन्होंने कहा। स्काई वॉक ढहाना चाहते हैं भूपेश। यदि ढहाना चाहते तो 4.25 साल हो गया, अभी तक ढहा चुके होते। ये रमन सिंह और राजेश मूणत के कमीशन खोरी की स्मारक, उसको हम लोग नहीं ढाएंगे। नड्डा जी आप चिंता मत करें। और इसी पर ज्यादा जानकारी के लिए अवधेश हमारे साथ जुड़ गए हैं। अवधेश, स्काई वॉक पर एक बार फिर से सियासत हो रही है। बिल्कुल बिल्कुल भी तो काफी तेज सियासत हो रही है कि बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा को अपने संबोधन में अगर स्काई वॉक का जिक्र करना पड़ रहा है और स्काई वॉक को तोड़े जाने की बात कहते हैं कि यह सरकार 4.25 साल में बीजेपी के द्वारा किए गए कार्यों को रोक देना चाहती है और रोक दी है, जिसका ताजा उदाहरण स्काई वॉक है कि जिसे बीजेपी की सरकार बनाना चाहती थी, लेकिन कांग्रेस की सरकार न केवल उसे रोकी है बल्कि ढहाने की भी जो अनुमति है वो देना चाहती है, देने की तैयारी कर रही है। और इस पे जो है छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री सीधे पलटवार करते हैं कि ये स्काई वॉक दरअसल तात्कालिक मुख्यमंत्री और पीडब्ल्यूडी मंत्री राजेश मूणत का भ्रष्टाचार का स्मारक है। लेकिन वो ये भी कहते हैं कि अगर उन्हें ढहाना होता तो 4.25 साल में इसे ढहा दिया जाता। जेपी नड्डा को इस बात की चिंता करने की आवश्यकता नहीं है, लेकिन अभी तो इस बात को समझना होगा कि राजधानी रायपुर के बीचों बीच अधूरे स्काई वॉक की जो राजनीति है वो अगर राष्ट्रीय अध्यक्ष के स्तर तक जाती है, उस पर सीएम को पलटवार करना पड़ता है, तो समझा जा सकता है कि बीजेपी किस पैनेपन से मुद्दों को तलाश रही है। बीजेपी किस छोटे छोटे मुद्दे को उठा के चुनावी मुद्दा बनाना चाहती है। बीजेपी कैसे मुद्दे को बड़ा करके चुनाव में जंग लड़ना चाहती है, इस बात को समझना होगा। और यही वजह है कि स्काई वॉक पे एक बार फिर से सियासत होनी शुरू हो गई है, वो भी राष्ट्रीय स्तर पे इसे माना जा सकता है। दरअसल जब छत्तीसगढ़ में 2018 में सत्ता का परिवर्तन हुआ, उस वक्त स्काई वॉक की उपयोगिता क्या होगी, इसके लिए कमेटी का गठन किया गया। राजधानी रायपुर के जो विधायक है सत्यनारायण शर्मा, उनकी अध्यक्षता में कमेटी बनाई गई कि आप तय करिए कि स्काई वॉक का क्या होगा। कमेटी के जरिए लोगों की राय लीजिए, लोगों की राय भी आई, लेकिन इस पर निर्णय क्या हुआ ये अभी भी
जो है वो दस्तावेजों में ही बंद है, जनता के पास ये निर्णय आ नहीं पाया है। लेकिन एक बार फिर से यह है कि इस पे जो सियासत होने लगी है, इसका असर जरूर आने वाले समय में दिखाई पड़ेगा। जी जी, बहुत शुक्रिया अवधेश जानकारी को साझा करने के लिए। तो स्काई वॉक पर लगातार सियासत जारी है, तो वहीं जेपी नड्डा ने भी कई सारे आरोप लगाए हैं। तो भूपेश बघेल भी कह रहे हैं कि स्काई वॉक नहीं, सिर्फ कमीशन खोरी बीजेपी द्वारा की गई थी। आगे बढ़ेंगे और अब बात करेंगे बलौदाबाजार की। 3 अधिकारियों को नोटिस जारी किया गया है। एकलव्य आवासीय विद्यालय सोना खान का यह पूरा मामला है। खाने की समस्या पर 3 अधिकारियों को नोटिस जारी हुआ है। कलेक्टर ने नोटिस जारी किया है। सहायक आयुक्त, प्रिंसिपल और हॉस्टल अधीक्षक को नोटिस जारी हुआ है। छत्तीसगढ़ बाल संरक्षण आयोग ने निरीक्षण किया था। बलौदाबाजार की एक खबर आपको बता रहे हैं। 3 अधिकारियों को नोटिस जारी हुआ है। एकलव्य आवासीय विद्यालय सोना खान का यह मामला है, जहां पर खाने की समस्या पर 3 अधिकारियों को नोटिस जारी हुआ है। खाने की समस्या पर 3 अधिकारियों को नोटिस जारी हुआ है। कलेक्टर ने यह नोटिस जारी किया है। सहायक आयुक्त, प्रिंसिपल और हॉस्टल अधीक्षक को नोटिस जारी हुआ है। छत्तीसगढ़ बाल संरक्षण आयोग ने निरीक्षण किया था और उसके बाद 3 अधिकारियों को नोटिस जारी हुआ है। बलौदाबाजार का यह मामला है, जहां पर 3 अधिकारियों को नोटिस जारी किया गया है। दरअसल एकलव्य आवासीय विद्यालय सोना खान का यह मामला है, जहां पर खाने की समस्या पर 3 अधिकारियों को नोटिस जारी किया गया है। कलेक्टर ने ये नोटिस जारी किया है। सहायक आयुक्त, प्रिंसिपल और हॉस्टल अधीक्षक को नोटिस जारी किया गया है। बाल संरक्षण आयोग ने निरीक्षण किया था और उसके बाद 3 अधिकारियों को नोटिस जारी हुआ है। और इसी पर अधिक जानकारी के लिए योगेश यादव हमारे साथ जुड़ गए हैं। योगेश, क्या था आखिर ये पूरा मामला? देखिए, एकलव्य आवासीय विद्यालय को लेकर पूरा मामला है। जहां सोना खान में एकलव्य आवासीय विद्यालय है, वहां पर शिकायत कई दिनों से मिल रही थी कि खाने सही तरीके से नहीं मिल रहे, खाने में कंकड़ वंकड़ भी मिल रहे हैं, बच्चों के साथ दुर्व्यवहार करने की शिकायत लगातार मिल रही थी, जिसको लेकर बाल संरक्षण आयोग आज वहां पहुंची हुई थी और उन्होंने बच्चों से आपबीती, बच्चों ने उनको आपबीती अपनी बताई। उसके बाद आयोग ने भी देखा कि बच्चों के साथ जो दुर्व्यवहार किया जा रहा है, खाने वाने में भी उनकी समस्या पाई गई, जिसको लेकर उन्होंने कार्रवाई करने की बात की। इसके बाद कलेक्टर ने देखते हुए लगातार 3 अधिकारियों पर नोटिस जारी भेजा है, जिसमें सहायक आयुक्त है, प्राचार्य है और उनके साथ हॉस्टल अधीक्षक को भी कलेक्टर ने नोटिस जारी किया है और 3 दिन के अंतर्गत इनके पर जवाब मांगा है। जी, बहुत शुक्रिया जानकारी को साझा करने के लिए योगेश। और अब बात करेंगे एक अच्छी खबर की। कोरबा की खबर है, जहां पर जेल प्रहरी लक्ष्मी राम यादव का चयन प्रेसिडेंट अवार्ड के लिए किया गया है। उन्हें सुधारात्मक प्रयासों के लिए यह अवार्ड मिलने जा रहा है। गृह मंत्रालय से यह खबर मिलते ही जेल प्रहरी के साथ साथ जेल परिवार बेहद खुश है। आंतरिक सुरक्षा के साथ साथ विभिन्न क्षेत्रों में बेहतर कार्य के लिए ये अवार्ड दिया जाता है। जशपुर के निवासी लक्ष्मी राम यादव लगभग 3 दशक से जेल विभाग में सेवा दे रहे हैं। लक्ष्मी राम यादव ने बताया कि कर्तव्य और ईमानदारी उनके लिए सबसे ज्यादा मायने रखती है। ये खुशी की बात है कि सरकार के द्वारा उन्हें सम्मानित किया जा रहा है। और आइए इस वक्त सीधी तस्वीरें आपको मध्य प्रदेश के दिखाते हैं, जहां पर गणपति बप्पा का विसर्जन हो रहा है। मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान भी मौजूद हैं, बप्पा को विदाई दे रहे हैं। ये तस्वीरें आपके सामने, लाइव तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं। मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान बप्पा को विदाई दे रहे हैं। विसर्जन का समय आ गया और अब फूलों की बारिश बप्पा पर कर उन्हें विसर्जित किया जा रहा है। भोपाल में धूमधाम से गणपति बप्पा को विदाई दी जा रही है। ये तस्वीरें आपके सामने हैं, लाइव तस्वीरें ये भोपाल की हैं, जहां पर गणपति विसर्जन में मुख्यमंत्री मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान मौजूद हैं।
और गणपति बप्पा का विसर्जन हो रहा है। उनके साथ उनकी धर्मपत्नी साधना सिंह भी मौजूद हैं। बप्पा को विदाई दी जा रही है। ये दो तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं। देखिए, पहले पूजा अर्चना की गई, आरती की गई और उसके बाद अब विसर्जन का समय आ गया। विसर्जन किया जा रहा है। ये आप गूंज भी सुन सकते हैं। अगले बरस तो जल्दी अब बप्पा के नारे भी जो हैं सुनाई दे रहे हैं, गूंज सुनाई दे रही है। लोगों में बड़ा उत्साह है। उत्साहित होकर के गणेश विसर्जन किया जा रहा है। आरती हो चुकी है। आरती के बाद विसर्जन की ये तस्वीरें हैं और मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान विसर्जन करते हुए नजर आ रहे हैं और बप्पा का विसर्जन करने पहुंचे हैं। गणपति बप्पा मोरया के नारे लग रहे हैं, गूंज उठ रही है और आरती के बाद अब जो है विसर्जन की तस्वीरें, विदाई की तस्वीरें, लाइव तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं। भोपाल पे धूमधाम से विदाई दी जा रही है। बप्पा को विदाई दी जा रही है। बड़ी संख्या में लोग मौजूद हैं। प्रेमपुरा घाट की ये तस्वीरें हैं जहां पर मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान मौजूद हैं। बड़ी संख्या में उनके साथ लोग भी मौजूद हैं और विसर्जन हो रहा है। लाइव तस्वीरें प्रेम घाट की। विसर्जन की तस्वीरें हैं। भोपाल से गणपति बप्पा का विसर्जन हो रहा है और आरती के बाद गणेश विसर्जन किया जा रहा है। बलरामपुर की अब बात करेंगे जहां पर बसंतपुर पुलिस ने ऑनलाइन ठगी के मामले में एक आरोपी को यूपी के मोदाहा से गिरफ्तार किया है। आरोपी युवक दिल्ली में रहकर यूपीएससी की तैयारी कर रहा था और इसी बीच उसने ऑनलाइन ठगी कर दी। आरोपी ने बताया कि जिस खाते में उसने ट्रांजैक्शन किया था उस व्यक्ति से जमीन का सौदा किया गया था। लालच में आकर उसने ऑनलाइन ठगी कर दी। आरोपी ने लगभग 1.5 लाख का चूना लगाया था। 2022 में थाना चलगली क्षेत्र का एक प्रार्थी है संजय गुप्ता। उसने चलगली थाने में एफआईआर दर्ज कराया था कि उसके साथ मोबाइल के माध्यम से ठगी हुई है और चूँकि इसमें आई टैग लगा हुआ था तो ये योजना मेरे द्वारा की जा रही थी और इस दौरान पुलिस ने होमवर्क किया। जो आरोपी था वो हमीरपुर ज़िला उत्तर प्रदेश का रहने वाला था। पुलिस टीम को वहाँ रवाना किया गया था और पुलिस सीडीआर के माध्यम से आरोपी तक पहुंची है और पुलिस आरोपी को अरेस्ट करके आज न्यायालयिक रिमांड पे भेज रही है। कोरबा में एससीसीएल की मेगा परियोजना कुसमुंडा में टेंडर का खेल खेला जा रहा है। 40 से 50% बिलो रेट पर ठेका लिया जा रहा है और खास बात यह है कि कई ठेके तो कार्य में नियोजित कर्मियों के एचपीसी दर और मजदूरी से भी कम है, जिससे खदानों में कराए जा रहे मेंटेनेंस कार्यों की गुणवत्ता पर सवाल उठ रहे हैं। विगत दिनों मैंने सूचना के अधिकार से जानकारी प्राप्त किया कि जो खदान में मजदूर आधारित कार्य है उसको वर्क ऑर्डर की कॉपी मुझे दी जाए। तो सूचना अधिकार के तहत जो मुझे जानकारी मिली उसमें मैं देख रहा हूँ कि जो कंपनी के द्वारा निर्धारित राशि से लगभग 40% कम में ठेकेदार ठेका उठा रहे हैं। उस कारण मजदूरों का जो मजदूरी है वो उनको पूरा नहीं मिल पा रही है। स्थिति ये है कि 1,57,00,000 का ठेका को ठेकेदार 84 लाख में उठा ले रहा है और जबकि मजदूरों की जो हाई पावर कमेटी की अनुशंसा अनुरूप वेतन में देना है उसकी वो हो जाते हैं 90-92 लाख और ठेका हो रहा है 84। ठेका जो ठेकेदार उठा रहा है वो 84 लाख रुपए में उठा रहा है। इस वजह से इस जो व्यवस्था है कोल इंडिया की उस व्यवस्था के सुधार के लिए मैंने प्रधानमंत्री जी को पत्र लिखा है जिसमें मैंने ये मांग की गई है कि 10 जो मजदूर आधारित कार्य हैं
उनको 10 या 15% से कम में ठेका ना दिया जाए, ताकि मजदूरों का जो शोषण हो रहा है वो रुके। क्योंकि आज की दिनांक में कुसमुंडा परियोजना में किसी भी ठेका श्रमिक को 300 रुपये से 350 रुपये से ज़्यादा वेतन नहीं मिल रहा है प्रतिदिन, जबकि उसका वेतन लगभग 950 से 1000 रुपये होना था HPC हाई पावर कमेटी के अनुसार। कोरबा जिले के कटघोरा वन मंडल में हाथियों का आतंक लगातार जारी है। जंगली हाथियों की धमक से ग्रामीण दहशत में हैं। बीती रात 16 हाथियों का दल कटघोरा शहर से महज 7 किलोमीटर दूर एतमानगर रेंज में नेशनल हाईवे पार करते हुए देखा गया। नेशनल हाईवे से होकर यात्रा कर रहे लोग उस समय दहशत में आ गए जब उन्होंने हाथियों के दल को सड़क पार करते देखा। वन विभाग के कर्मचारी हाथियों की निगरानी करते हुए ग्रामीणों को सतर्क कर रहे हैं। जशपुर जिले के नारायणपुर में गणेश भगवान का ऐसा रूप है जिसे आपने सुना तो होगा पर कहीं देखा नहीं होगा। नारायणपुर के जनसेवा अबेद आश्रम में अघोर गणेश की प्रतिमा स्थापित है। इस अघोर गणेश की प्रतिमा में भगवान गणेश हाथ में कपाल और खप्पर लिए हुए हैं। यहाँ दूर दूर से श्रद्धालु पहुंचते हैं और मन्नत मांगते हैं। इस मूर्ति को अघोर गणेश कहा जाता है। इस मूर्ति में भगवान गणेश अघोरी के रूप में दिख रहे हैं और इस मूर्ति को सर्वेश्वरी आश्रम के संस्थापक बाबा भगवान अवधूत राम ने स्थापित करवाया। इस मूर्ति की स्थापना लगभग 60 साल पहले हुई थी। ये अघोर गणेश बहुत पुराना है, सरकार बाबा का। हम लोग बहुत छोटे छोटे थे, अभी 40-50 वर्ष इस गणेश का स्थापना से भी पहले का है। इस गणेश का महत्व बहुत ज़्यादा है। इसमें जो शक्तियाँ निकलती है, अघोर जो मन्नत जो मांगता है उसे अघोर जी पूरा करते हैं। जशपुर जिले के नारायणपुर आश्रम में ये जो गणेश जी की प्रतिमा है, शास्त्र पुराणों में है कि कई रूप हैं गणेश जी के, और उन्हीं रूपों में से एक रूप यहाँ भी है। और यहाँ पे गणेश जी के हाथ में खप्पर है और खोपड़ी है, ये लेकर के कपाल है और खप्पर है लेकर के हैं। तो ये गणेश जी जबकि एक शांत स्वभाव के हैं, लेकिन परम पूज्य अग्रसर महाप्रभु ने इस रूप को यहाँ पे स्थापित किया है। ये नारायणपुर में जो गणेश जी की प्रतिमा है, ये नारायणपुर के औगड़ आश्रम, जिनका नाम है जनसेवा अभेद आश्रम, यहाँ पर गणेश जी की औगड़ प्रतिमा है और इनके एक हाथ में नरमुंड है और एक पे खप्पर है। और ये ऐसी प्रतिमा पूरे देश में कहीं भी देखने को नहीं मिलेगी। ये एक अनोखी प्रतिमा है इनकी। अद्भुत इसीलिए है कि जो गणेश की जो प्रतिमा जो है दुनिया में कहीं भी देखी जाती है उससे भिन्न है जो है, और ये भिन्न इस रूप में भी है कि इसके अलावा और कहीं दिखता नहीं है। जो है ये पर्टिकुलर जो है इसी प्लेस पे है, जो है इसी आश्रम में है जो है, और इसी आश्रम में क्यों स्थापित किया है इसके बारे में कोई निश्चित तौर पर कहा नहीं जा सकता। जो है कहा जाता है कि राजनांदगांव की पहचान झांकी और हॉकी है। राजनांदगांव में झांकी की परंपरा 8 दशक पुरानी है, जिसमें शहर के लोगों के द्वारा झांकी का निर्माण किया जाता है। झांकी देखने के लिए मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र और छत्तीसगढ़ के लोग राजनांदगांव पहुंचते हैं। राजनांदगांव में झांकी की परंपरा 1989 से शुरू हुई है, जो आज तक बरकरार है। लेकिन कोरोना काल में 2 साल झांकी नहीं निकल पाई थी, पर इस बार हालात सामान्य होने के बाद लोगों और युवाओं में उत्साह है और राजनांदगांव से 50 से अधिक झांकियां निकाली जा रही हैं। इन झांकियों को बनाने में 1.5 से 2 लाख का खर्च होता है। साथ ही डीजे और अन्य म्यूजिक इंस्ट्रूमेंट के लिए 1.5 से 2 लाख खर्च होते हैं। कुल मिलाकर लगभग 5 लाख का खर्च आता है और युवा भक्ति गीतों पर थिरकते नजर आते हैं। इन झांकियों की हर साल अलग अलग थीम रहती है, जैसे कि इस बार किसी मंडल का थीम गणेश जी का विवाह है, तो किसी का शिव जी का तांडव, और भी दूसरे थीम युवाओं के द्वारा झांकी के माध्यम से सामने आते हैं।
हमारे जय स्तंभ चौक से विगत 6 वर्षों से झांकी का आयोजन किया जा रहा है। पिछले 2 वर्ष कोविड के कारण हम झांकी नहीं निकाल पाए, लेकिन इसके कारण लोगों में मायूसी छाई हुई है। इस बार हमें मौका मिला तो हमने सोचा कि झांकी निकाला जाए और इस बार हमारे झांकी में गणेश विवाह का चित्र किया गया। इस एक झांकी में कम से कम खर्चा आता है 2 लाख रुपए का, और जो मनोरंजन रहते हैं जैसे डीजे और धुमाल, इसमें हमारा खर्चा आता है वही 1 लाख 1.5 लाख तक खर्चा आ जाता है। और ये हमारा मानना है कि जो परंपरा चली आ रही है वो लगातार चलती रहे। इस बार 50 झांकी के लगभग निकल रही है और इस बार 2 साल कोरोना काल के कारण नहीं निकाल पाए हैं, तो इस बार थोड़ा ज़्यादा उत्सव है लोगों से। 2 साल नहीं निकाल पाएगा, इस बार जोश ज़्यादा है, तो इस बार विशेष रूप से झांकी लोग में पब्लिक ज़्यादा उमड़ रहे हैं और कार्यकर्ता भी एकदम जोश से काम कर रहे हैं। इस बार क्या है थीम आपकी? हमारा है शंकर जी की बारात। कितने साल? ये हम लोग 9 साल से निकाल रहे हैं, 2 साल कोरोना काल में नहीं निकाले। झांकी और झांकी राजा, झांकी और झांकी नांदगांव की एक परंपरा है, पहचान है। इस बार निकलने वाली झांकी की तैयारी अपने अंतिम चरणों में है। लाखों की संख्या में मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़ और महाराष्ट्र से लोग झांकी देखने आते हैं। भीड़ को संभालना और झांकी को संभालना पुलिस के लिए चुनौती रहती है। पुलिस ने इस बार भी सुरक्षा के कड़े इंतजाम किए हैं। लगभग 1000 से अधिक पुलिस अधिकारी और जवान ड्यूटी पर तैनात किए जाएंगे। झांकी निकालने के लिए जो अपनी सहमति दी है, तकरीबन अभी 22 से 25 झांकी का अभी तक हमको जानकारी मिली है। इसकी हम लोगों ने सुरक्षा की व्यापक तैयारी कर रहे हैं और जितने भी जो झांकी जहां से चलेगी उस स्थल का भी हमने निरीक्षण किया। साथ ही जहां पे मूर्ति विसर्जित होगी शिवनाथ नदी के पास, वहाँ पर भी हमने पूरा देख के जायजा लिया। इसके अलावा जो भी रास्ते में हम लोगों को जहाँ जहाँ पे स्टॉपर देना है, जहाँ पर हमको पार्किंग करना है, वो भी जगह हमने तैयार कर लिया है ताकि पब्लिक को किसी भी प्रकार की असुविधा ना हो। राजनांदगांव की इन झांकियों ने शहर को एक खास पहचान दी है। उत्साह, उमंग और आस्था वाली दशकों से चली आ रही ये परंपरा आज भी बदस्तूर जारी है और आयोजकों के उत्साह को देखते हुए तो ऐसा ही लगता है कि सालों साल तक ये परंपरा यूं ही कायम रहेगी। राजनांदगांव से न्यूज़ 18 के लिए राकेश यादव की रिपोर्ट। अब बात सिवनी की, जहां संजय सरोवर डैम से पानी छोड़े जाने की वजह से वैनगंगा नदी का जलस्तर बढ़ गया है। अचानक नदी का जलस्तर बढ़ने के कारण एक टापू पर 3 चरवाहे फंस गए। ग्रामीणों की सूचना पर जिला प्रशासन और पुलिस की टीम मौके पर पहुंची, जिसके बाद होमगार्ड और एनडीआरएफ ने चरवाहे को बचाने के लिए रेस्क्यू ऑपरेशन चलाया। फिर तीनों को टापू से सुरक्षित बाहर निकाल दिया गया। अपने बैलों को चराने जंगल गए थे। भीमगढ़ बांध का पानी छोड़ने के कारण मार्ग अवरुद्ध हो गया था और वो वहीं जंगल में फंस गए थे। शासन, प्रशासन और पुलिस को सूचना मिलने पर सभी लोग एसडीएम साहब, एसडीओपी साहब और थाना प्रभारी वहाँ तैराक लेकर पहुँचे और उनको रेस्क्यू करके बाहर निकाला है। ये सिवनी की तस्वीरें हैं जहां पर 3 चरवाहे बीच नदी में फंस गए, जिन्हें बड़ी मुश्किल से बाहर निकाला गया। तीनों को सुरक्षित बाहर निकाल लिया गया है। संजय सरोवर डैम की ये बात है जहां पर 3 चरवाहे गए थे, उनके फंसने की खबर है। फिलहाल उन्हें सुरक्षित बाहर निकाल लिया गया है। और इसी के साथ ही फिलहाल के लिए इतना ही। खबरों का सिलसिला लगातार जारी।